बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, मेक और ब्रेक मोमेंट है, जंग फैल भी सकती है, जंग बंदी की कोशिशें भी जारी हैं, पाकिस्तान का सिफारती किरदार पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है वो एक मरतबा फिर से एक्टिव हो चुकी है। अदालतों के दरवाजे खुल चुके हैं। आईनी अदालत में वज़ीर आला KP की रिहाई अमन फोर्स के हवाले से जवाब तलब कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सर्द जंग का आगाज हुआ है और अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर PTI किस डायरेक्शन में जाएगी। बड़ा क्रूशल सा मरहला है मुल्क के लिए भी, दुनिया के लिए भी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, क्योंकि एक जानिब तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं कि रिहाई अमन फोर्स बनेगी और तर्जुमान जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के शफी जान, उन्होंने कहा है कि 10,000 लोगों को रजिस्टर कर लिया गया है और 1 लाख लोग जब रजिस्टर हो जाएंगे तो हम तो हल्फ भी लेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर से इस रिहाई अमन फोर्स की मुखालफत अब पब्लिकली भी की जा रही है। तो एक तरफ तो PTI के लिए मुश्किलात भी हैं, लेकिन PTI सड़कों को गर्म भी करने जा रही है। तो बहुत से सवालात उठते हैं कि क्या PTI कोई इंपैक्ट क्रिएट कर पाएगी और हुकूमत इस सब पर क्या सोच रही है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब, आपकी जानिब आऊंगा। आईनी अदालत ने एक तो रिहाई फोर्स जो है इसके हवाले से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। एक सर्द सी जंग और रिहाई फोर्स के हवाले से कंसर्न्स, ये एक डायरेक्शन पार्टी आखिर अचीव क्यों नहीं कर पा रही? बहुत शुक्रिया। आईनी अदालत बना दी, मगर सवाल है क्या आइन मजबूत हुआ या इख्तियारात की नई तकसीम हो गई? क्या ये अदालत वाकई अवाम के बुनियादी हकूक की मुहाफिज बनेगी या सिर्फ सियासी मुकदमात का नया फोरम? नैब अपीलें भी वही सुनेगी, इलेक्शंस के बारे में मामलात को वही तय करेगी, किसी से बात सियासी जमात को बैन और नाहल करने के हवाले से वही सुनेगी। तो फिर आइन की असल तशरीह कहां गई भाई? जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म किया था तो ये क्या है? ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं तो और क्या है? मगर अवामी मफादात में कोई वाज़े और मुस्तकिल सिमत नजर नहीं आई। अगर इंसाफ ना नजर आए तो इदारे बनाने का, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो 26वीं 27वीं तरमीम ने हमारी अदलिया का तबाही और बर्बादी कर दी। मिनिस्टर चर्चा से उस वक्त किसी ने पूछा था जब इतनी जंग लग गई थी तो क्या अदालतें इंसाफ दे रही हैं? तो जवाब था यहाँ मैं अब इंसाफ के तकाजे पहले आपके सामने रख दूं। यहाँ पहले तो पर्चा दर्ज करने के वाले से मामला नीचे गए, करते गए, फिर एक नई तशरीह यहाँ आ गई कि पहले दाद रसी कमेटियों के पास जाएं, फिर आगे आगे बराह रास्त हमारे पास ना आए, फिर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जनाब आइन की तशरीह के लिए आईनी बेंच बनेगा। अच्छा, वो आईनी बेंच क्या आप बता सकती हैं ये मौजूदा हुकूमतें कि हाई कोर्टों में बन गए? सिर्फ एक सिंध हाई कोर्ट में बना है, लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्टों में इसका मतलब क्या है? वो सियासी मकसद था। एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं कि वफाकी आईनी अदालत का बनाने का मकसद बड़ा वाज़ेह आ गया कि टारगेटेड इंसाफ, इससे पहले इस तरह की अदालतें मैंने तो नहीं देखी हैं। अब दूसरी बात की तरफ देखिए, हर एक का नुक्ता नजर इख्तलाफ है। वो समझते हैं कि अग्रेशन की सियासत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह कर ही नहीं सकी। यानी उनको हार्ड टाइम दिया, 9 मई का वाकया उन पे लगाते रहे। हालांकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि 9 मई के असल चेहरे जो है आज भी जुडिशल कमीशन बनाने आपके सामने आ जाएगा। 26 नवंबर में क्या कुछ हुआ हमने सारा कुछ देख लिया। इतनी नजरबंदी मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की तारीख में जिस तरह का जुल्म और ज्यादती जो है इस 3.5 साल में, कोई एक बात बता दे कि 3.5 साल के अंदर कोई करप्शन का बड़ा केस तोशाखाना ही रह गया। सिर्फ तोशाखाना से शुरू होकर तोशाखाना तक, यहां 11 अरब का जहाज ले लिया। किसी ने पूछा कि 11 अरब किसका था? वो हराम का पैसा था। कोई एक इदारा जागा हुआ, मैं लिख चुका हूं, मैं नैब को लिख चुका, बहुत से इदारों को लिख चुका हूं। फिर क्या है? अच्छा चलें इसको छोड़ें। अभी हॉर्स एंड कैटल शो करा रहे थे शुरू 3 अरब का, वो रोका। फिर यहाँ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट 53 करोड़ का बन रहा है। यहाँ बाग अब बताया जा रहा है कि लाहौर की हेरिटेज को रिवाइवल करने के लिए लहर बनाई, और उसकी हेड कौन कर रहा है? काउंसलर नहीं, साहब का 3 दफा का वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं।
यानी यहाँ से तरजीहात देख लें, बाकी देख लें, बाकी सियासी सियासी जमात में इख्तिलाफात अपनी जगह है, लेकिन फोर्स बनाने में मैं नहीं समझता क्या नुकसान है। क्या कोई ऐसी फोर्स बनाई जा रही है, पुलिस फोर्स नहीं भाई, कोई फोर्स, वो नाम फोर्स लिख भी दें आप। इससे पहले कई ऐसी बने हैं क्या? अब जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से नहीं आपने देखा, उनके पास तो डंडे सोटे और पता नहीं क्या कुछ था। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें बातें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वफाकी आईनी अदालत बनाने का एजेंडा जो है वो पूरी तरह से ठीक हो बेनकाब गया, हो गया और अब इनके पास कुछ नहीं रह गया। सही हो गया। अली गौर बलूच साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यही मौक़िफ़ है, क्योंकि केपी हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि 10,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 1 लाख जब रजिस्टर हो जाएंगे तो रिहाई फोर्स, अमन फोर्स जो है उसका हल्फ भी लिया जाएगा। तो अब ये जो आईनी अदालत में केस लगा है, इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनेक्ट कर रही है हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन या हुकूमत के डर से कि हुकूमत इस वक्त खौफजदा है कि पीटीआई कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट ना कर दे, इसलिए शायद एक अदालती बैरियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे लगाया जा रहा। तो हुकूमत है परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप ये तो नहीं कह सकते कि हुकूमत किसी भी ऐसे दहशतगर्द से परेशान हो कि जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस हों और आइंदा मुस्तकबिल में भी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना चाहते हो। हाँ, अलबत्ता हुकूमत का काम लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो है वो हुकूमत का काम है। तो जाहिर है कि जिस तरह से आपने देखा कि ये अगर आज इन्होंने अनाउंस मतलब है कुछ दिन पहले किया कि हम एक फोर्स बनाने जा रहे हैं, तो वो हुकूमत के लिए तो कोई तज्जुब वाली बात नहीं। इससे पहले 9 मई के वाक़यात करना, इससे पहले MM आलम के जहाज को आग लगाना, जो मतलब है कि कायदे आज़म का जो घर था जो कि बाद में कोर कमांडर हाउस था, उसकी ईंट से ईंट बजा देना, KPK का वो पिशावर का रेडियो स्टेशन जहाँ से पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था उसको आग लगा देना, और हत्ता के बेशुमार पाकिस्तान की तनसीबात जो है शोधा के मुजस्मों को तोड़ देना, इस तरह की कई दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ ये कर चुके हैं। और अब भी हमारे लिए तो कोई तज्जुब की बात नहीं है कोई फोर्स बना, लेकिन अब हुकूमत ने इनके तदारुक के लिए, इनको रोकने के लिए मजबूत अब हुकूमत के पास भी लाया अमल है। फिर जिस तरह से इन्होंने 26 तारीख का ये रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसमें भी ये KPK हुकूमत के तमाम वसाइल लेकर जिस तरह से वफाक के ऊपर हमलावर हुए, पूरी दुनिया की तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि आप एक सूबाई हुकूमत के वसाइल लेकर वफाक के ऊपर हमला आवर हो जाए, कील वाली लाठियां आपके पास हों और नजायज असलहा आपके पास हो, फिर साथ ही साथ वो आंसू गैस के शेल भी लेकर आए, वहाँ की हुकूमत के, वहाँ के सरकारी मुलाजमीन को ले आए, तमाम सरकारी गाड़ियाँ 1122 की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ और सरकारी गाड़ियाँ साथ लेकर आए और हमलावर हो जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये इनसे निपटने के लिए हुकूमत जो है वो हर वक्त जो है वो तैयार रहती है, और वो अब इनको भी जाहिर है, इनको भी पता है कि इनको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। अलबत्ता इनके अंदर भी बेशुमार ग्रुप बन चुके हैं, क्योंकि ये जत्थे पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। अब जो इनका इस वक्त चेयरमैन बना हुआ है बैरिस्टर साहब, वो तो कहते हैं कि ये, वो खुद कह रहे हैं कि ये एक गैर आईनी कदम है, और जाहिर है कि ये अदालतों के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आते। पहले खुद अपने बैरिस्टर से, वो खुद बैरिस्टर भी हैं और खुद इस पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो कहते हैं कि कोई फोर्स बनाना जो है वो गैर आईनी है और इसका इख्तियार हम KPK के चीफ मिनिस्टर को नहीं देंगे। अगर ये कोई गैर कानूनी काम करेंगे और मुल्क में इंतशार फैलाना चाहेंगे, तो हुकूमत तो फिर इनको रोक ही लेगी, लेकिन साथ ही साथ ये पहले अपने चेयरमैन के साथ बैठकर, जिस तरह से कि इनके मुख्तलिफ धड़े हैं, कोई धड़ा कोई बयान देता है, कोई धड़ा कोई बयान देता है, तो इनको चाहिए कि अपने गिरबान में खुद थोड़ा सा झांके। बाकी ये अदालतों की बात कर रहे हैं, जाहिर है कि पार्लिमान एक वो इदारा होता है जिसका काम कानून साजी करना होता है, जिसका बिजनेस ही यही है कि उसने कानून साजी करनी है, और जो कानून में तरामीम हो उसका भी एक कानूनी तरीका है, उसके जरिए से हुए। ये वो अब साकिब निसार वाला दौर नहीं है कि जिस बाबा रहमते के जरिए आप व्हाट्सएप पर JTIs बनवा लेते थे, जिस तरह से आप
जो है वो जस्टिस सिद्दीकी साहब के अपने बयानात सुने हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में कैद में रखा, मरीम साहिबा को रखा। अब वो वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है। अब तो जाहिर है उन लोगों का सिक्योरिटाइट होगा जो मुल्क में इंतशार फैला, उस वक्त मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं जब पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में कद बढ़ गया। जब मार्का हक के बाद पजीर आई पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिपा सलार को, पाकिस्तान को के मुल्क को, पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान की कौम को पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जा रहा है। ठीक, जिस तरह से ये आपका पॉइंट आ गया। मैं इस पे जंग है, अजहर सिद्दीक साहब आपका इनपुट लूंगा कि इस वक्त देखें जब भी हुकूमत के लोगों से बात होती है ना तो वो कहते हैं हम तो नहीं घबराए हुए, पीटीआई के अंदर धड़े हैं, पीटीआई मुंतशिर है और हुकूमत परेशान नहीं है और हुकूमत की कामयाबियां इतनी ज़्यादा हैं और पीटीआई इस दौरान एक अपनी एक प्रॉब्लम जो है वो मुल्क के अंदर क्रिएट करना चाह रही है। अच्छा मखदूम साहब, पार्लियामेंट जब मफाद की जंजीरों में जकड़ी हो, फिर कौम की तकदीर भी आहों में बिखरी हो, फैसले जब हो ताकत के ऐवानों के असीर, आइन भी रह जाए फक्त लफ्जों की तहरीर, वही कानून जो इंसाफ का जामन था कभी, आज ताकत के इशारों पे बदलता है अभी। अब मैं जो कि वकील हूं, मुझे जस्टिस साकिर निसार साहब का तो पनामा या इन केसों से कोई ताल्लुक नहीं था। अब ना पता हो तो क्या कह सकते हैं। वो बेंच बैठता था, एक पूरा बेंच बैठा था। अच्छा, और जी वो व्हाट्सएप पे जीआईटी बन गई। अच्छा, बन गई व्हाट्सएप पे जीआईटी। अच्छा, फिर क्या हो गया? उस जीआईटी को उड़ा के रख देते, जिसने व्हाट्सएप पे बनाई थी जलील करके रख देते, जलील। ये खुदारा ये बेवकूफ बनाने वाली बातें जो है ना, अब हम ना हम सुनेंगे ना कोई और सुनने के लिए जा रही। ये चूरन बिछता था वक्त का, यानी उस वक्त की अदालतों पे जब उंगली उठाते थे तो आज बैठे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जस्टिस साकिर निसार साहब ने कोई ऐसा एक फैसला बताया हो? मैं चैलेंज करता हूं, बताएं। हालांकि पनामा का केस तो सुना ही नहीं उन्होंने। मैं हैरान को इतना ही पता नहीं है। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों को लेकर। अब वजह यह है कि जब डिक्टेटर के हाथों पले हों और ढीले करने में यकीन हो और सबूत आपके पास मौजूद है। 3 साल हो गए इमरान खान ने बाहर आके अस्पतालों में नहीं बैठा। इमरान अपना जब फिजिकल रिमांड होता था वो जाके ईवानों में छुप कर नहीं बैठा करता था। और इस तरह नहीं होता था कि जनाब अपोजिशन लीडर तैनात नहीं होना, असेंबली के अंदर बंदों को उठा के ले जाना। कोई एक वाकया बता दे। बाकी जहां तक है वो भैया आज भी देखे ना आप ये किस निजाम की बात कर रहे हैं? उस निजाम की जो करप्शन की पैदावार है। आज मुझे ये बताएं कि आइवल फील्ड के इनके पास सोर्सेज है? नहीं है। हाइड पार्क की डिटेलें हैं? नहीं है इनके पास। वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए मंसूर अली खान के प्रोग्राम में उज़ैफा रहमान कह रहे थे कि 25,000 डॉलर की जो है टिप दे दी थी। वो रिकॉर्ड में देखें और वो कहीं डिक्लेयर नहीं है। मैं तो इनकी अपना शरीफ साहब की इनकम टैक्स की रिटर्न भी पड़ी हैं 87-88 की, जब 9,36,311 रुपए आमदन थी। अरबों रुपए के जो असासे बने आज भी नहीं है ना। वो फायदी से कोई एक चीज ऐसी बता देना आज मैं तो चैलेंज कर रहा हूं तो हर बार तो ये बातें जितनी नहीं है। अब आखिर आम आदमी से पूछें कि वो इस अदालती निजाम से कितना यानी 1000 बंदा सीसीडी मार जाए या ये कुछ जुल्म, और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? जहां कुत्ते काट के 5,27,000 कुत्तों ने काट लिया इंसानों को यहां पर जहां 17 लोग मर गए हो बसंत के त्यौहार की वजह से और सैकड़ों जख्मी हो गए हो, जहां गटरों और नालों में लिखकर लोग मर जाएं, वहां क्या कहें? जहां आग लगे और निकलने की जगह ना हो। और ये कौन सी हुकूमत? क्या कामयाबी है? कोई एक कामयाबी बता दें। डॉलर नीचे आ गया, महंगाई खत्म हो गई, ये पेट्रोल में लूट मार कर रहे हैं। मैं लफ्ज कह रहा हूं, लूट मार कर रहे हैं। बताया जाता है कि जनाब सब्सिडी दी। कौन सी सब्सिडी? 200 रुपए की चीज है 200 की भेज दी, बल्कि आपने तो 305 की भेज दी। आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 105 रुपए, मैंने चैलेंज किया किस बुनियाद पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी? क्यों भाई, किस बात पे ले रहे हैं 105 रुपए? एक गरीब आदमी भी दे रहा है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। जरा कभी किसी दिन जहाज की तफसीलात मांग के देख लीजिएगा। 11 अरब का वो बम्बार्डियर क्यों नहीं ले रिया, हॉकर क्यों नहीं ले रिया, बीचक्राफ्ट क्यों नहीं ले रिया, अपना सेस्ना क्यों नहीं ले रिया, होंडा जेट क्यों नहीं ले रिया? यानी जो सस्ते थे। अच्छा, वो शायद इन्होंने यूके सफर करना है। एक वजीर आला का काम क्या यूके में जाना? पंजाब के अंदर सफर करना है, छोटा जहाज ले लेते। फिर वो पायलट भी आपको पता है
अंग्रेजी पायलट चाहिए ना, हमें यहाँ के तो चाहिए नहीं। तो ये सारी बातें ना, ये बेवकूफ बनाने की बात है। बेवकूफ नहीं, 9 में जिसने किया आ जाए बाग। मैं तो बार बार कह रहा होता हूँ, सजाएं दें उनको। वो अपीलें लगने नहीं देते, अपीलें ही सुनी नहीं जाती उनकी। मिलिट्री कोर्टों में ट्रायल हुआ, क्या हुआ, कोई डॉक्यूमेंट दिए, नहीं दिया। आज कमीशन बना ले यहाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ खुद ही बना ले कमीशन, आप बैठ जाए और नवाज शरीफ को कमीशन का हेड बना दे। चले छोड़े इस बात को, जितने भी इस सारे मामले उसको हेड बना दे नवाज शरीफ को। हम तैयार होंगे नवाज शरीफ के कमीशन के सामने पेश होने के लिए कि जनाब ये सारे वाकयात एविडेंस देकर फैसला कर रहा होगा ना, तो वो नवाज शरीफ को भी इनके खिलाफ ही फैसला करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि इस तरह के हालात आ जाए। बाकी ये तोता मैना की कहानी जो है ना, वो पुरानी हो गई है। हम आप भी सही। करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अली गौर बलोच साहब, पेट्रोल की सब्सिडी पर भी ऑपोजिशन को एतराज़ात हैं, आवाम तक रिलीफ पहुंचता नहीं है, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी कंसर्न्स हैं, और इस सब के अंदर फिर जहाज़ का जो मामला है वो दबने लगता है, लेकिन आपका अपना कोई हुकूमती तर्जुमान उठ के जहाज़ के मामले को जिंदा कर देता है। अभी जो हुज़ैफा रहमान साहब ने बात कर दी है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये मुल्क की मईशत एक बड़े नाजुक मरहले में है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज पे फिर दोबारा सवाल उठा रही है ऑपोजिशन। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि जिन लोगों की औकात ये हो कि वो एक प्रॉपर्टी डेवलपर से 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगते हो जिसकी एहलिया, वो लोगों को ईमानदारी का दर्स देते हैं। जिन्होंने अल कादिर ट्रस्ट के नाम के ऊपर अरबों रुपए हड़प कर लिए और पाकिस्तान का सौदा कर दिया ऑलमोस्ट, वो दूसरों को ईमानदारी के भाषण देते हैं। जिनके फॉरेन फंडिंग केस, जिन्होंने ज़कात के पैसे से सियासत की, लोगों को मिलने वाला ज़कात के पैसे के ऊपर ये सियासत करते रहे और उसको हड़प कर गए, ये लोगों को ईमानदारी के जो है वो दरस देते हैं। तो इनका तो खुद पूरा तोशा खाना, उसकी असेसमेंट्स गलत करवा के, उसकी जेली रसीदें दे के, वो सऊदिया वाली घड़ियां बेच के, मतलब जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी। और ये लोग, मैं हैरान हूँ कि मतलब है कि ये दूसरे लोगों को कहते हैं कि फलां बंदे ने ये चोरी की है और फलां बंदे ने ये किया। तो मकसद ये है कि ये तो, और इनका जाती किरदार ये था, ये कह रहे हैं कि वो बताएं ना जी, वो बानी पीटीआई ने जी कब जी, वो तो कोई हिसार में नहीं रहे। आपको वो वक्त याद होगा मखदूम साहब, जब ये लाहौर में अपने घर के अंदर इन्होंने इर्द गिर्द पीटीआई के लोगों का हिसार बनाया होता था, और उसके ऊपर जब कोई पुलिस वाले या कोई वो आते थे समन लेकर, तो उनके ऊपर पेट्रोल बमों से हमला किया करते थे, पुलिस की गाड़ियों को नहर के अंदर फेंक दिया करते थे, और अपनी मजदूर टांग का बहाना बनाकर वो जिस तरह से वो व्हील चेयर पर बैठ के ड्रामेबाजियां करते थे, वो किसी कौम से आपकी बहादुरी के किससे ढके छुपे हुए नहीं है। एक इंटरव्यू में तो बानी पीटीआई खुद बता रहा था कि एक दफा मेरे घर पे पुलिस आई थी, ये पहले की बात है उनकी, और जनाब मैं दीवार फलांग के निकल गया था दूसरी तरफ से। तो गुजारिश करने का मकसद ये कि इनकी बहादुरी का पता है, और जितना एक जेल में भी ये बहादुरी दिखा रहे हैं, वो भी किससे सारे सामने आ रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये इनको, ये वो गुब्बारा है जिसमें जनरल जहीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ने हवा भरी, फिर ये आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चोरी करके आए, फिर इन्होंने बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा और खाया, और अभी तक भी बाज नहीं आ रहे, पूरे केपीके के ये वसाइल खा रहे। और वहां पर हालात ये है कि एक फरादिक लैब वहां पर नहीं आज तक। सही। पेशावर को भी अभी तक की, आज की तारीख नोट कर ले, आज की तारीख तक इनकी तीसरी हुकूमत वहां पर जा रही है, आज तक वहां पर कोई ये सेफ सिटी नहीं डिक्लेयर कर सके पेशावर को, वो सहूलतें नहीं दे सके। तो मैं समझता हूँ कि माँ सवाए गालम गलूच के, माँ सवाए लूट मार के, माँ सवाए अगर किसी सहाफी ने तनकीद कर दी है तो उसको लिफाफा सहाफी कह देंगे, अगर कोई सियासतदान इनके मुखालिफ है तो उसको ये चोर और डाकू का खिताब दे देंगे, और दूसरे दिन वो इनके साथ मिल गया है तो वही चोर और डाकू वजीर आला भी बन सकता है इनकी पार्टी के अंदर आकर। तो ये इनका जाती किरदार है। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब असल में मसला ये है कि जो पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की,
और जिस तरह से ये जो जंग चल रही है जिसमें ईरान और इसराइल और अमेरिका, इसमें जो पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया में नुमाया होकर उभरा है अल्लाह ताला के फजल करम के साथ, और जिसमें आपके सिपा सलार की और प्राइम मिनिस्टर की कोशिशें जो हैं उनको पूरी दुनिया कदर की निगाह से देख रही है। इनके पाँव में मरोड़ है, इनके पेट में भी मरोड़ है कि भाई ये अब कामयाबियां से अल्लाह ताला की दाद नवाजने वाली है। भाई आपको तकलीफ होती है तो होती रहे, पाकिस्तान तो इंशाल्लाह कामयाबी के साथ बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। ये तो जाती दफा कह कर गए थे कि हम माइंस बिछा के जा रहे हैं पाकिस्तान को, चूंकि ये तो इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट पाकिस्तान देखना चाहते थे। ये तो IMF को खतूत लिखते थे कि पाकिस्तान को कर्जे मत दें, कहीं पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा ना हो जाए। अब उस पाकिस्तान को ये आगे बढ़ता देख रहे हैं, उस पाकिस्तान की इज्जत इनसे हजम नहीं होती, और जेल से भी बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ वो बयानियां देते हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हो। अगर दहशतगर्दों के खिलाफ KPK में ऑपरेशन होता है, पाक अफवाज वहां पर अपनी शहादतें देती है, अपनी कुर्बानियां देती है, ये उसके मुखालिफ हो जाते हैं, ये कहते हैं नहीं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ बयान देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का हादसा हो जाए तो ये जनाब दहशतगर्दों की तारीफें करते हुए नजर आते हैं, और उनकी औलाद को देख लें तो वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उनके साथ बैठकर उधर वो मीडिया पर बातें करते हुए आपको नजर आएंगी। सही। बानी PTI की बहनें हैं, वो आपको इंडिया के जो है वो रेडियो स्टेशन, TV स्टेशन, उनके ऊपर जो है वो मतलब है कि वो उन दिनों में हालात चल रहे हैं। मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ भी आता हूँ। अली गौर बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया के पास जी। अली गौर बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं इस पे अजहर सिद्दीक साहब का भी इनपुट लेना है हमें। इनसे पूछे KPK की कारकर्दगी के बारे में। मैं इनकी तरफ आता हूं। करप्शन के किस्से, कल मैं वाकया देख रहा था, कल एक खातून, मेरी एक गुजारिश सुन लें, एक खातून जो बेचारी अपने वालिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मुझे हक दिया जाए, उसको गोलियों से भून दिया गया, बाप और उस बेटी को। पूरे मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीरें चल रही हैं। तो ये इनके अपने हालात हैं इनकी हुकूमत के। ये इनके दौरे हुकूमत में, वो आपको याद है वो साहिवाल में जो वाकया हुआ था दहशतगर्दी का, कि मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियों से भून दिया गया था। तो ये इनके हालात वाकयात हैं, इनके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है अली गौर बलोच साहब। मैं अजहर सिद्दीक साहब की जानिब भी आता हूं। हमें हसन मुर्तज़ा साहब है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। हसन मुर्तज़ा साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दोबारा से स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है, पीपल्स पार्टी इसे किस तरह से देखती है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी ये नहीं कहती कि कोई सियासी जमात जो है वो अपनी तहरीक ना शुरू करे, या वो मुतहर्रिक ना हो, या मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो। हमें आज के जो हालात हैं ये इनको मद्देनज़र रख कर फैसले करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान जो है वो एक जंग की हालत में है, और बाकायदा हमारे जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो बॉर्डर्स पे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हमारी जंग हो रही है, और ख़ित्ते में जो अमन की सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि उसके लिए पाकिस्तान के अलावा कोई आदमी, कोई मुल्क इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान ही है जो इस खित्ते के अमन को बचाने के लिए कोशिश हैं। तो इन हालात में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को। हम ये तो नहीं कहते कि ये कोई गैर जमहूरी है, या ये उनका जो अमल है, ये इन हालात में मैं समझता हूँ कि कोई भी मुहिब वतन जो है वो ये समझेगा कि ये हालात नहीं है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक कौम होकर सामने आने की ज़रूरत है। अगर इसमें कहीं भी थोड़ा सा इंतशार नज़र आए, या लोग ये समझें कि ये तो डिवाइड हैं और मुत्तहिद नहीं हैं, तो उससे हमारी उम्मत मुसलमान को भी नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक हो गया। मैं अजहर सिद्दीक साहब शॉर्ट कमेंट्स आपसे लूंगा, फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अली गौर बलोच साहब की बात पर?
अच्छा, वो देखिए अली गौहर बलोच साहब, मैं क्या कहूँ, उनका वो तो रेडियो गप्पिस्तान चल रहा होता है, हम सुन रहे होते हैं और मैं तो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, लानतुल्लाह काज़िमीन। मैं बोलूँ या कोई और झूठ बोले, लानत हो उसके ऊपर। यानी इससे ज्यादा कोई गुफ्तगू नहीं है। बाकी देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी एक एक जो लोग इमरान खान का नाम ना ले सकें, उनसे क्या तवक्को करते हैं आप? जो लोग डिक्टेटर की पैदावार हो, पूरी उम्र उसके लिए गुजर जाए उनको बचाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा जबरदस्त एक किरदार अदा किया है। लेकिन वहां हम शायद भूल जाते हैं या हमारी यादाश्त कमजोर है। और इन लोगों के लिए खास तौर पर कि जिन्होंने हमेशा इसराइली लोगों को या बाकी लोगों को परवान चढ़ाया, यहूद नसारा को, वो सूरह मायदा की 51 नंबर आया था, ईमान वालों यहूद नसारा को अपना करीबी दोस्त और सरपरस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, और तुम में से जो कोई उससे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। और आगे रब्बे पाक फरमाते हैं, बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। अब जालिम कौम का आजकल फैसला कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अफ्रीका के जैसे मुल्क में रह रहे हैं, हमें भी पता है इस बात को। हाँ यानी हर एक को पता है कि हकूफियों का किरदार कौन अदा कर रहा है। सल्यूट है आयतुल्लाह खामेनाई को और ईरानी कौम को, पर यानी इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने खड़े होकर मुकाबला किया है। और हमारी तरफ अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम उम्मा के लिए परेशान होता हूँ कि जो वहां अड्डे फराहम करके वहां से आज भी बैठकर अटैक कर रहे हूँ। शायद पता नहीं है, चले ये तो मेरे रब ने फरमा दिया था ना। अब हर एक को पता है कि अपना वो जो बनाई थी अपना बोर्ड पीस बना था, बोर्ड पीस में बैठकर किसको दे रहे थे वो अपना नोबल इनाम? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं था, वो अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा था। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हम भूल गए, शायद यादाश्त कमजोर है। वहां बैठकर जी तारीफों के पुल बांध रहे थे। आज खुदारा आपने प्रमोट किया उन लोगों को। सही। यानी आज आज वो जो आपके मरहूने मिन्नत इसलिए हैं कि वो फंस गए हैं, आए हैं हमारी मदद करें, हमारी आज सुलह कराएं आकर। यानी आपने, आप बैठे हीरो बनने जा रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के हवाले से ओआईसी का कोई इजलास बुला सके आप अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गजा के अंदर जो शहादतें हुई हैं, या ईरान के अंदर जो अग्रेशन हुई है, उस पर कोई आवाज उठाई है आपने? कोई कहा पूरी दुनिया को कि अमेरिका से हिसाब लो, सही। इसराइल से हिसाब लो? ठीक है, वो आप फिर वो डिप्लोमेसी में चल रहे हैं ना, मुनाफकत में चल रहे हैं, तो चलते रहे, ठीक कर रहे होंगे आप अपनी जगह के ऊपर। लेकिन हमारे रब ने कुरान मजीद में, शायद इनको अंदाजा नहीं है, हजरत इमाम महदी का जब ज़हूर होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तशरीफ लाना है, तो ये चीजें उस बात के लिए बड़ी वजाहत के साथ हैं कि कितना यहूद नसारा को दोस्त, जो उनमें से हो, जो उनसे दोस्ती करेगा उन्हीं में से होगा। और मैं क्या बात करूं, मेरा तो काम सिर्फ इतना ही है बताना, बाकी हर एक को पता है कौम को। आ जाए इलेक्शन करा लें, आ जाए रेफरेंडम करा लें, अंदाजा आपको हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं जी। बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब, आपका शुक्रिया। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन इकराम, स्टे विद अस, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त सूरत हाल जो बन चुकी है, जाहिर बात है कि इकनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट को कुछ सख्त इकदामात भी लेने हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की बात हुई, सूबों ने मुखालफत की, हुकूमत ने नहीं लगाया, लेकिन दूररस नताइज भी इस जंग के बहुत से हो सकते हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसीज़ को किस तरह से देख रही है? देखिए, मैं अभी तक तो कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई मां सिवाय महंगाई करने के या आम आदमी पे बोझ डालने के। पॉलिसी तो होती है ना जिससे कोई बेहतरी की मंजिल सामने नजर आ रही हो। अब ये तो कोई नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत एक माह तक की जो हमारी ज़रूरत है वो हमारे पास मौजूद हो और हम 50-60 रुपया पर लीटर एक रात में उसकी कीमत बढ़ा दें और हम कहें कि ये हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है ये उसके ज़िम्मन में आता है। ये इस तरह तो मेरा ख्याल है मुल्क नहीं चलते कि हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम चीज़ों को महंगा करें, हम चीज़ों को लेवीज लगाकर और
इस तरह से मुझे तो नहीं समझ आती। हम तो पिछले 2 साल से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे पास इस टाइम वाहिद एक ज़राअत ऐसी है जिससे हम कुछ हासिल कर सकते हैं, और उस पे भी हमारी कोई खातिर ख़्वाह तवज्जो नहीं है। हमने ज़राअत के शोबे को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया। हम ज़राअत के शोबे को इस हद तक नज़रअंदाज कर रहे हैं कि काश्तकार की पिछली 4 मुतवातिर फसलें जो हैं वो तबाह हो गई। तो ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है? मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। और इन्हीं चीज़ों का जब इजहार किया जाता है तो हमारे पे ये भी आता है कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, और हम उन्हें बार बार ये गुजारिश करते हैं कि इत्तेहादी होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ऐसे इश्यूज़ को भी नज़रअंदाज कर दें जो सिर्फ एक तबके पे नहीं बल्कि हमारी पूरी मुल्की मईशत पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो इन हालात में मैं तो इसको कोई बेहतरी नहीं समझता, और सही। महंगाई करके कभी किसी चीज में बेहतरी आई भी नहीं है। जी। बड़ा वैलिड पॉइंट है। अली गौर बलूच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशंस को तो गवर्नमेंट कह देती है कि ये मुल्क मुखालिफ भी हैं, ये इनसे हुकूमत की कामयाबियां नहीं हजम हो रही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा अहम स्टेक होल्डर है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उन्हें पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि वो नाकाफ़ी हैं, बल्कि कोई पॉलिसी है ही नहीं सिवाय महंगाई के। सबसे पहले तो मैं अदर सदीक साहब के खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि उन्होंने एक कुरान पाक की आयत बोली, लानतुल्लाह काज़िबीन। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये पढ़ने के बाद आप झूठ खुद बोल रहे हैं, और क्या ये झूठ है कि आपने तोशा खाना से आपकी लीडरशिप ने पैसे नहीं खाए? क्या ये झूठ है कि आप अलकादिर ट्रस्ट के उन अरबों रुपए के घपलों में खुद मुलव्वस हैं? क्या ये झूठ है कि केपीके के आप पैसे तो अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं, लेकिन वहां तक आज तक आपने कोई फॉरेंसिक लैब तक नहीं बनाई, वहां तक आपने केपीके का कोई सेफ सिटी नहीं दिया? तो देखें, वो खैर बिल्कुल इन्होंने आयत तो बिल्कुल कुरान की बरहक है, कुरान पाक की, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये खुद अपना चेहरा देखें तो अब मैं तो ये कहता हूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आयत पड़ी है वो इनके ऊपर भी फिटे ना। चले, अजहर साहब तो अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनसे भी इसका जवाब जरूर लेंगे। आपका उनकी बात का जवाब आ गया, देना था जी। देखिए, बाकी बातें ये हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, दीगर पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे आपस में वो नजरियाती इख्तलाफात जरूर है, लेकिन जाती तौर पर हम सबके बड़े अच्छे मरासिम हैं पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ। दायर है ये भाई हमारे हसन मिर्जा। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इन हालात में जिस तरह से कि इनको बड़ा अच्छा पता है, जरदारी साहब खुद मौजूद थे उस वक्त जब अदम एतमाद हुआ था, और उस वक्त जो फैसला हुआ था उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ये थे कि IMF उसको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त ये थे कि बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर जो है वो हम तन्हाई का शिकार हो चुके थे। PTI की गवर्नमेंट जो है वो तमाम जो सऊदी अरेबिया, आपके मिडल ईस्ट, चाइना, तमाम के साथ रिलेशन खराब कर चुके थे, लेकिन ऐसे में PMLN ने संभाला। और ये यकीनी बात है कि जो मरकज में हमारी हुकूमत बनी है वो इत्तेहादी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ है। लेकिन आज अगर जरदारी साहब भी सदर हैं तो वो भी नून लीग की सपोर्ट के साथ बैठे हुए हैं, अगर दीगर आईनी होते हैं तो वो भी नून लीग की सपोर्ट के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस वक्त जो मरियम नवाज साहबा है, उनकी पंजाब के अंदर नहीं, उनकी पाकिस्तान के अंदर नहीं, उनकी कारकर्दगी की पूरी दुनिया में तारीफें होती हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर होती हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों में बिल्कुल अगर जिम्मेदारों के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारों को बहुत बड़े बड़े सब्सिडीज भी मरियम साहबा ने दी है। ये आप सोलर सिस्टम से ले लें, आप ट्रैक्टर से ले लें, आप ज़रूरी आलात से ले लें, फिर जिम्मेदारों के लिए जो स्मार्ट कार्ड उन्होंने बनवाए और बगैर सूद के, ताकि वो अपनी खाद खरीद सकें, दीगर जरूरियात पूरी कर सकें।
मैं नहीं कहता, मैं खुद जिम्मेदार हूँ कि जिम्मेदारों के चैलेंजेस खत्म हो गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में जो है, अगर पंजाब की बात करें ज़रूरी, तो मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों से बढ़कर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मरियम साहिबा की ज़रिए क़यादत जो है वो बेहतरीन उस शोबे में जो है वो कारकर्दगी दिखा रही, हर शोबे के अंदर, चाहे वो ज़राअत का हो, चाहे वो तालीम का हो, चाहे वो सेहत का हो। और मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों को भी ज़ाहिर है बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए। सिंध के वज़ीर आला है, मेहनती इंसान है, उनको भी अपने ज़राअत के शोबे में बेहतरी लानी चाहिए। ठीक। और मेरे भाई हसन मुर्तज़ा साहब की तजावीज़ जो है, मैं उनको भी मशवरा दूंगा कि वो भी माने। मैं भी इनकी तजावीज़ जो है पंजाब गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाऊंगा जो इनके कंसर्न है, कि ताकि उस पर गौर हो और मजीद बेहतरी लाई जा सके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। गुज़श्ता रोज़ ये पॉइंट आया था सामने, बैरिस्टर अकील साहब ने भी कहा कि 28th अमेंडमेंट पे काम हो रहा है। तो अब चूंकि वी हैव अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग पीपल्स पार्टी हियर इन द शो एंड PMLN एज वेल, तो 28वीं तरमीम, सूबों के इख्तियारात, ये दोबारा से डिस्कस होते क्यों हैं? इन्हें बार बार डिस्कशन में लाया क्यों जाता है? जबकि पीपल्स पार्टी तो आई गेस क्लियर कर चुकी है कि कुछ चीज़ें पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर रेड लाइन्स हैं। देखें, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 27वीं के बाद 28वीं आनी है। अब 28वीं तरमीम का जो मसवदा आएगा, मेरे ख्याल में उस पे हमें बात करनी चाहिए। काफ़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है जी कि 28th अमेंडमेंट जो आ रही है उसमें सूबों के हवाले से भी होगा और कई चीज़ें भी होगी। वो जब आएंगी तो देखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उस पर बड़ा क्लियर कह दिया था कि हमारा कोई NFC पे भी हमारा कोई नहीं है, जो सूबों के इख्तियारात हैं उसमें भी कोई कमी करने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इरादा नहीं रखती। अब एक चीज सामने ही नहीं आई और मफरूजों पे हमने उस पे सैकड़ों प्रोग्राम्स भी कर दिए, उस पे बात भी कर दी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तजवीज़ की हद तक तो हो सकती है कि हुकूमत की कोई प्रपोजल हो, लेकिन जब वो अपने इत्तेहादियों से करेंगे, जब उस पे बात होगी, तो यकीनन आप देखें 27th अमेंडमेंट की बात हुई, उस पे बड़ा क्लियर चेयरमैन का मौक़िफ़ आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले वो उसको मीडिया पे डिस्कशन के लिए लेके आई। अगर कोई 28 में भी होगी तो हम यकीनन उसको लेके आएंगे। अब थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें और टाइम हो, तो मैं गुजारिश करूंगा कि अली गौर बलोच साहब ने जो बातें की, वो भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, एक ज़मींदार फैमिली से उनका ताल्लुक है, ज़रिया मुआश भी उनका काश्तकारी ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मैंने किसी भी जगह मरियम बीबी को या इन चीज़ों को ना क्रिटिसाइज किया है। हम तो मरियम बीबी के मोतरफ हैं। वो एक सियासी जद्दोजहद के ज़रिए आई हैं, उनका एक सियासी ख़ानदान है, उन्होंने तकलीफ़ें भी देखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं थी। आपके सवाल के मुताबिक मैंने पॉलिसीज़ पे बात यकीनन की थी और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला वो करते रहेंगे। जो मेरे भाई ने अभी फरमाया कि वो जो स्मार्ट कार्ड के हवाले से उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से जी। कहा, तो वो कोई 1 लाख रुपए तक का वो कार्ड है, जिसमें अब कहीं अगर आप 3 बोरियां खाद नहीं ले सकते उस पे DAP, उस वो जो ओके। इतनी सब्सिडी है ना, उस पे 3 बोरियां खाद नहीं ली जा सकती। आप अगर एक फसल के ऊपर 2 लाख रुपए फी एकड़ आप खर्च कर रहे हो और वो आपकी 50,000 में बिक रही है, तो मेरा ख्याल है वो सब्सिडी जो है वो तो खैरात के बराबर भी नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। यकीनन हम अपनी जब पार्टी में बैठते हैं तो वहाँ भी इन चीजों को हम क्रिटिसाइज करते हैं और कभी भी ये नहीं कहा कि सिंध में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हम वहाँ भी काम की बहुत जरूरत है। हम तो कहते हैं इन्हें भी उसी पे तवज्जो देनी चाहिए कि काम की ज़रूरत पंजाब के अंदर भी उतनी ही है। हम इत्तेहादी हैं, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो शायद उसका क्रेडिट तो हमें ना मिले, लेकिन जो इनके गलत फैसले होंगे उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर नुकसान पहुंचेगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए ही हम इनसे गुजारिश करते हैं कि या हमें मशावरत में शामिल कर लिया करें या अपने उन फैसलों को ओन किया करें। बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब इन्हीं की मेहरबानी की वजह से सदर हैं
और इनकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से वजूद में आई। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब हम दोनों जमातों ने अपना सियासी नुकसान करके इस मुल्क के अंदर एक रजीम चेंज का जो था वो किया, तो उस वक्त वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट होने को था, वो चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन उन ज़रूरी चीज़ों के साथ साथ हमें अपने मुस्तकबिल के लिए भी, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले करने चाहिए, मशावरत के साथ करने चाहिए। हम कतन तनकीद इसलिए नहीं करते कि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो परेशान हो, हम तनकीद बेहतरी की कोशिश करने के लिए करते हैं कि बेहतरी आए। बिल्कुल, तनकीद बेहतरी के लिए ही होती है। अली गौर बलोच साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ज़रूर लूँगा। इत्तेहादियों की सुना करें और इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड तो लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। हसन मुर्जा साहब की भी काफी हद तक बातों से तो मैंने तो पहले भी इत्तेफाक किया है। मैंने ये तो नहीं कहा कि उनकी तजावीज, देखे पंजाब के अंदर सोलर सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए गए करोड़ों अरबों रुपए के। और मैं ये नहीं कहता कि हर जिम्मेदार को मिल गए, लेकिन जाहिर है वो एक कुरानदादी का सिस्टम था, उसके जरिए मिले। फिर ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनके ऊपर सब्सिडीज है, ज़रूरी आलात के ऊपर जो सब्सिडीज है वो अलग है। Exactly. और जाहिर है कि जिम्मेदारों की बेहतरी के लिए बेशुमार, फिर खास तौर पर जिस वक्त सैलाब आया और वो फसलें तबाह हुई हैं, उसमें मुतासरीन को मैं समझता हूँ कि पंजाब ने कोई और इत्तेफाक करे या ना करे, मुझे बिल्कुल, मैं उनको ये राइट हासिल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने कमाल किया उसमें। एक तो उनकी उस मसले में जबकि वो लोग बेचारे मुसीबत में घिरे हुए थे, इस्लाम मुतासरीन, ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उनको उनकी फसलों का और नुकसान का बेहतरीन मुआवजा भी दिया। तो आइंदा भी किसी चीज में बेहतरी लाने की तो गुंजाइश हर वक्त रहती है। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है और मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ। और उसके लिए जो भी ये हमारी रहनुमाई करते हैं किसी भी फोरम पर बैठकर, हमारे पीपल्स पार्टी के भाई और दोस्त, तो यकीनी तौर पर हम उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो इनकी तनकीद या इनकी तजावीज़ होती हैं वो हमारे लिए मशले राह है। राइट। और अच्छे जो साथी और होते हैं, हमायती होते हैं, वो यकीनी तौर पर अच्छी तजावीज़ देते हैं। हमें इनकी तजावीज़ की ज़रूरत है और हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा पॉलिटिकल कल्चर हो, इसी तरह से चीज़ें चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ के तमाम तर जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की खातिर एक पेज पे बैठें और मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले हों और सब उसमें अपनी अपनी तजावीज़ दें और वो तजावीज़ सुनी भी जाएँ। मखदूम साहब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।